नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लूसेंट वस्तुनिष्ठ समान ज्ञान से रिलेटेड भारतीय राज्य व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। इस वीडियो में दोस्तों 3 पार्ट होंगे, तो जिसमें हम लोग मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक तत्व और हमारा कर्तव्य, ये तीनों पर डिस्कशन करेंगे। तो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज होंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? तो इसका सही आंसर है भाग 3। भारत के संविधान का भाग 3 संबंध है किससे? मूल अधिकारों से। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? तो इसका सही आंसर है संयुक्त राज्य अमेरिका। अगला प्रश्न है, भारतीय नागरिकों को मौलिक अधिकारों का वर्णन है संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक। अगला प्रश्न है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग कहा है? तो भाग 3 को। मूल अधिकार मूल कहलाता है क्योंकि वह मानव के प्राकृतिक और अप्रतिदेय अधिकार है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के भाग 3 में कुल कितने अनुच्छेदों में मूल अधिकारों का वर्णन है? तो 24 अनुच्छेदों में। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए थे? तो 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे। वर्तमान में भारतीय नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्राप्त है? तो 6। भारत के संविधान में मौलिक अधिकार तो मूल संविधान का हिस्सा था। भारतीय संविधान में न्यायालय में कौन परिवर्तनीय है? तो मूल अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने का दायित्व किसका है? तो दोनों का, उच्चतम न्यायालय पर और उच्च न्यायालय पर है। मौलिक अधिकारों को निलंबन कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार निम्न में से किसको प्रदान किया था? सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान में उद्घोषित मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है केवल किसके द्वारा? संसद द्वारा। अगला प्रश्न, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को निलंबित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता में आते हैं? तो मूल अधिकार का प्रवर्तन। भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षण कौन है? तो न्यायपालिका उसका संरक्षक है। मौलिक अधिकारों के निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? राष्ट्रपति दे सकता है, वो भी विशेष परिस्थिति में। मूल अधिकारों पर आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? संसद को है। मौलिक अधिकारों का प्रमुख उद्देश्य है व्यक्तिगत स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना। अगला प्रश्न, मूल अधिकारों को परिवर्तित करने की शक्ति प्राप्त है किसे? उच्चतम और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? राष्ट्रपति है। भारत में मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है। यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। यह सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय सुनिश्चित करते हैं। तो यूएसए में अधिकारों के बिल की भांति नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? तो 1 और 2 सही है दोस्तों। यह राजकृति के विरुद्ध एक गारंटी है और यह संविधान के भाग 3 में सूचित है। अगला प्रश्न, समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेदों में दिया गया है? तो अनुच्छेद 14 से 18। भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा विधायन सत्ता पर पूर्ण नियंत्रण लगाता? तो अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों द्वारा मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त हुई? तो अनुच्छेद 14, 15, 16। विधि के सामने समानता का अधिकार है तो नागरिक अधिकार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत उन्मूलन से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता निषेध के लिए प्रावधान है? तो अनुच्छेद 17। समानता का अधिकार भारतीयों के लिए सुनिश्चित करता है क्या? उपयुक्त सभी, यानी धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता। संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया था? अनुच्छेद 18। 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो सिविल अधिकार संरक्षण नियम। धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध यानी भारत के संविधान का अनुच्छेद 15 एक मूल अधिकार जिसे किसी के अधीन वर्गीकृत किया जाएगा? तो समता का अधिकार। निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन भिन्न वर्ग में आता है? तो अनुच्छेद 19। तो अनुच्छेद 14, 15, 16 समानता का अधिकार पर है। अनुच्छेद 19 जो स्वतंत्रता पे है। भारतीय संविधान में किसमें भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के सामने के समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन करते हेतु सक्षम किया है? तो ABC सभी को मिलाकर पढ़ना है। संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त समाजवादी शब्द संविधान के अनुच्छेद 14 के साथ मिलाकर पढ़ना और संविधान को अनुच्छेद 16 के साथ मिलाकर पढ़ना। अगला प्रश्न, चेन्नई राज्य बनाम
चंपकम दौरियाजन मुकदमे में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया? तो भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। भारत में समाचार पत्रों का स्वातंत्र्य है, तो क्या अनुच्छेद 19(1) में विशेष रूप से उपबंधित है, जिसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन बोला जाता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी बोला जाता है। भारत का संविधान स्पष्टता प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद में 19(1)(a) में। स्वतंत्रता के मूल अधिकार संबंधी संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत है? तो 6 प्रकार के। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 19 से 22 तक। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रताएं निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो केवल भारतीय नागरिकों को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? तो कार्यपालिका तथा विधायिका दोनों के विरुद्ध। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता संबंधित है? तो अनुच्छेद 19। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में नागरिकों का स्वतंत्रता संबंधी सही अधिकार कौन है? तो भाषण एवं विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता किस अधिकार में निहित है? तो भाष्य स्वतंत्र में। निम्नलिखित में से कौन मौलिक अधिकार नहीं है? तो हड़ताल पर जाने का अधिकार। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21। निम्नलिखित वक्तव्यों पर ध्यान दीजिए। किसी को राष्ट्रगीत गाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता, क्योंकि इससे वाक स्वातंत्र्य और अभिव्यक्ति का अधिकार को उल्लंघन होगा। इससे अंतःकरण और धर्म के आबाद के रूप में आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता के अधिकार को उल्लंघन होगा। और राष्ट्रीय गीत गाने के लिए किसी को बाध्य करने वाला कोई भी विधिक उपबंध नहीं है। तो एक और दूसरा स्टेटमेंट सही है। निम्नलिखित में से किन्हें सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता दी है? तो आवास का अधिकार, विदेश यात्रा का अधिकार और समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार। तो विदेश यात्रा का अधिकार आर्टिकल 21 से रिलेटेड है, यानी अनुच्छेद 21 से है। समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार अनुच्छेद 16 से है। आवास का अधिकार अनुच्छेद 21 से है। भारतीय संविधान में प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? भाषण और व्यक्ति की अबाधित स्वतंत्रता नहीं, इसकी स्वतंत्रता बाधित है कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में। संविधान के किन अनुच्छेदों में शोषण के विरुद्ध अधिकार वर्णित है? तो अनुच्छेद 23 और 24। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? तो अनुच्छेद 24। भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान अथवा अन्य संकटमय सेवा में लगाए जाने पर प्रतिषेध किया गया है? तो 14 वर्ष से कम। कारखानों अथवा खानों में कोई व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जा सकता जब तक उसकी आयु कम से कम 14 वर्ष हो। भारतीय संविधान के अनुसार किसी भी व्यक्ति को जिसे गिरफ्तार अथवा बंदी किया जाता है सबसे नज़दीकी मजिस्ट्रेट के समकक्ष उपस्थित करना होता है। कब तक? 24 घंटे के अंदर। अगला प्रश्न, 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखानों में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किन मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है? तो शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा? तो अनुच्छेद 20। भारतीय संविधान में कोई अपराध किए जाने के लिए किसी सामान्य व्यक्ति को जिसे किसी सामान्य विधि के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया हो, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार प्रदान करता है? तो उपयुक्त सभी का अधिकार, यानी गिरफ्तारी का कारण शीघ्रता से जानने का अधिकार, अपनी रुचि के अनुरूप वकील से परामर्श लेने और बचाव करने का अधिकार, और गिरफ्तारी 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किए जाने का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किन अनुच्छेदों में वर्णित है? तो अनुच्छेद 25 से 30। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे? धर्म की स्वतंत्रता से। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार पर संविधान के अंतर्गत सम्मिलित है, क्या है? तो धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपाण धारण एवं रखने का अधिकार, और राज्यों का समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। संविधान किस अनुच्छेद द्वारा सिखों द्वारा कृपाण धारण करना एक धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25। संविधान द्वारा प्रदत्त धार्मिक अधिकारों पर राज्य किन आधारों पर प्रतिबंध लगा सकता है? तो स्वास्थ्य अधिकार पर, सदाचार के लिए और लोक व्यवस्था पर। संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत अल्पसंख्यकों को अपनी संस्कृति के संरक्षण और अपनी पसंद की शिक्षा संस्थानों की संस्थापना और संचालन के अधिकार को मान्यता प्रदान की गई? तो अनुच्छेद 29 एवं 30। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को अपनी मनपसंद शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने और संचालित करने का अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 30। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद द्वारा दिया गया है? तो अनुच्छेद 25 के द्वारा। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया? तो अनुच्छेद 32 में। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से किसे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय एवं आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित हुआ था? तो उपयुक्त सभी परिस्थितियों में, यानी आपात स्थिति घोषणा के अनुसार, सेना सदस्यों में के संबंध में, और जब सैनिक विधि लागू हो तब। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत परिवर्तित किया जा सकता है? तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्नोक्त में से किसी न्यायालय द्वारा जारी किया जा सकता है? तो समादेश यानी रिट। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिट याचिका दायर की जा सकती है? तो हैबेर कॉर्पस। कौन व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबेस कॉर्पस। विभिन्न प्रकार के समादेश रिट जारी करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किन न्यायालयों को प्राप्त है? तो राज्य के उच्च न्यायालयों को। बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबेस कॉर्पस के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उपयुक्त सभी, यानी उत्प्रेषण यानी सर्टुरारी, परमादेश यानी मंडामस, अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन। बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबेस कॉर्पस रिट निरुद्ध व्यक्ति या हितबंदी व्यक्ति दोनों द्वारा दाखिल की जा सकती है। निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका यानी हैबेस कॉर्पस रिट जारी किया जा सकता है? तो दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी के लिए। किसी व्यक्ति का अवैध निरोध के मामले में न्यायालय द्वारा जारीकृत परमादेश निम्न में से कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी हैबेस कॉर्पस। निम्नलिखित में से किस याचिका रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं यानी परमादेश यानी मंडामस। निम्नोक्त समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति से सरकारी पद को बचाने के लिए जारी किया था? तो अधिकार परीक्षा। व्यक्ति निगम अथवा अधीनस्थ अधिकरण जिस कार्य को करने के लिए आबद्ध है उस कार्य को करने के लिए जारी करने वाला रिट को कहते हैं तो परमादेश। वह रिट जो भारत में उच्चतम न्यायालय अथवा सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति या सार्वजनिक संस्था का आदेश देती है वो अपने कर्तव्य का पालन करे, क्या कहलाती है? तो परमादेश कहलाती है। निम्नलिखित में से किस लेख या रिट के द्वारा किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति, निगम या निचली अदालत का कोई ऐसा कार्य करने के लिए आदेश दिया जाता है जो उसकी कर्तव्य सीमा में आता और जिसे उन्हें पूरा करना चाहिए? तो परमादेश। एक ऐसी याचिका जो न्यायपालिका द्वारा जारी की जाती है तथा जिसमें कार्यपालिका को कहा जाता है कि वह यह कार्य करे जो उसे प्राप्त शक्तियों के अंतर्गत करना चाहिए था, रिट याचिका को कहा जाता है। क्या कहा था? तो मैंडामस कहा था। उत्प्रेषण या सर्टुरारी रिट निम्नलिखित में से किस आधार पर जारी किया जाता है? तो आधिकारिकता का अभाव या आधिकारिकता से बाहर किए जाने गए कार्य के लिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का अतिक्रमण होने पर, अभिलेख में प्रत्यक्ष प्रकट विधिक त्रुटि के आधार पर। तो सब उपयुक्त सभी। निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर हकदार नहीं है? तो अधिकार परीक्षा। न्यायालय द्वारा जारी किए गए परमादेश मंडामस के माध्यम से न्यायालय किसी व्यक्ति या संस्था को उसके सार्वजनिक दायित्वों और कर्तव्यों का पालन करने के लिए जारी किया जाता है। कौन मूल अधिकारों के अंतर्गत नहीं आता है? संपत्ति का अधिकार। निम्नलिखित से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही आंसर संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकारों को कब समाप्त किया गया? इसका सही आंसर है 1978 के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा। संपत्ति का अधिकार एक क्या अधिकार है? कानूनी अधिकार है। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया? संपत्ति का अधिकार। संपत्ति के मूल अधिकारों को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त कर दिया गया? तो 44वें। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार। भारतीय संविधान कौन सा संपत्ति का अधिकार क्या है? तो विधिक अधिकार है। संपत्ति का अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? तो अनुच्छेद 300 का। भारत के संविधान कौन सा जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार होता है किसे? एक नागरिक अधिकार। सूची को सूची 2 के साथ सुमेलित करना दोस्तों। तो सूची 1 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं और सूची 2 में अनुच्छेद दिए गए हैं। तो दोस्तों समता का अधिकार यानी अनुच्छेद 14 से 18। वाक स्वतंत्रता का आधार का अधिकार है वो है अनुच्छेद 32। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार है वो है अनुच्छेद 25। दोस्तों इसमें आंसर गलत दिया हुआ है। एक्चुअली में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 32 के द्वारा होता है। तो डी का 3 होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी होगा। सी इसका आंसर होगा दोस्तों। हाँ इसमें सही आंसर सी इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार में कौन सी बात की स्वतंत्रता नहीं है? तो हड़ताल करने की आज़ादी।
किस वाद ने संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन का अधिकार दिया है? तो केशव नंदा भारतीवाद। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार एक है, क्या है? वैधानिक अधिकार है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। छः वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच सभी बच्चों को शिशुओं को शिक्षा का अधिकार है, तो मूल अधिकार है। समानता का अधिकार संविधान में निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया गया हुआ है? तो अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 16, तो सी इसका सही आंसर है। संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार किसमें निहित है? तो उच्च तथा उच्चतम न्यायालय दोनों में। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता को उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार का निषेध करता है? तो अनुच्छेद 17। मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रिट जारी किया जाती है, किसके द्वारा? उच्चतम न्यायालय द्वारा। किसी अर्ध न्यायिक सार्वजनिक अधिकारी को अपनी अनिवार्य कर्तव्य के लिए मजबूर करने के उद्देश्य से उच्चतम न्यायालय द्वारा दी गई रिट होती है, तो क्या? परमादेश। संविधान के अनुच्छेद 17 और 18 में व्यवस्था है किसकी? सामाजिक समता की, जिसमें अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता के खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है और जो अनुच्छेद 18 है उसमें जो टाइटल्स होते हैं वो उसके खारिज के लिए व्यवस्था की गई है। बाद में उच्चतम न्यायालय में निम्नलिखित मामलों में से किसमें माना था कि मौलिक अधिकारों में संशोधन नहीं किया जा सकता? तो गोलकनाथ का मामला। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का अधिकार। सूचना का अधिकार किस राज्य में लागू नहीं है? जम्मू एंड कश्मीर में। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने में कौन सक्षम है? तो संसद। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों को युक्तियुक्त प्रतिबंधों को आरोपित करने की शक्ति किसके पास है? संसद के पास। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रिट की आवश्यकता होती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण। दोस्तों, अभी सेक्शन में हम राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में जानेंगे, इसके रिलेटेड इंपॉर्टेंट MCQs को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए कहाँ से? तो आयरलैंड से। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख भारत संविधान के किस भाग में है? तो भाग 4 में है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 36 से 51। 212 से 35 मौलिक अधिकारों के लिए। संविधान का वह कौन सा भाग जो संविधान के निर्माताओं के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित है? तो उपयुक्त सभी, यानी आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत और प्रशासनिक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अगला प्रश्न, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना। निम्नलिखित में से किसे नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार देय उत्तर दिनांकित चेक कहा है? तो उसे KT शाह ने कहा है। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो 42वां संवैधानिक संशोधन 1976। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? तो नीति निर्देशक तत्व। अगला प्रश्न, संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है? तो नीति निर्देशक तत्वों से। नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? वाद योग्य नहीं है। नीति निर्देशक तत्वों का क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? तो मूल अधिकार वाद योग्य है जबकि राज्य के नीति निर्देशक तत्व नहीं है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो वह एक दूसरे के पूरक है। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देश आदर्श वर्णित है किसमें? राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो कुछ का। भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया एक राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का अंग है। भारतीय संविधान के निम्नोक्त भागों में से किसी एक में न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पार्थक्य का प्रावधान है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया? तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। संविधान का कौन सा अंश भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने का संकेत करता है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति के नीति निर्देशक तत्वों के सिद्धांत नहीं है? तो निजी संपत्ति की समाप्ति।
राज्य के नीति निषेधक तत्व नहीं है। क्या है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास का। राज्य के नीति निषेधक तत्व में क्या शामिल है जो मूल अधिकार में नहीं है। कुटीर उद्योग को प्रोत्साहन देना। किसी नीति निषेधक सिद्धांत को प्राय समाजवादी माना जाता है तो ग्राम पंचायतों की स्थापना। निम्नलिखित निर्देशक सिद्धांतों में से वह सिद्धांत कौन सा है जिसे गांधीवाद सिद्धांत कहा जाता है। तो स्वशासन के प्रभावी एकलों के रूप में ग्राम पंचायत का संगठन। नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए। तो राज्य के लिए। भारत में किस राज्य में समान नागरिक संहिता लागू है। तो गोवा में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अनुसार किस आयु तक के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की आशा की जाती है। तो 14 वर्ष। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत परिवर्तनीय नहीं है जबकि मूल अधिकार परिवर्तनीय है। भारतीय संविधान में कौन से संशोधन अधिनियम द्वारा टकराव की दशा में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मूल अधिकारों पर वरीयता प्रदान की गई। तो 42वां। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। अनुच्छेद 38। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में। तो अनुच्छेद 39A। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 40। भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात कही गई है किसमें। अनुच्छेद 44 में। संविधान के किस अनुच्छेद में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण का उल्लेख किया गया था। अनुच्छेद 50 में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से किस अनुच्छेद का संबंध अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से है। तो अनुच्छेद 51। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा निम्न दुर्बल वर्गों को शिक्षा संबंधी सुरक्षा प्रदान की गई। तो अनुच्छेद 46 में। काम करने का अधिकार को राज्य सरकार के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया था। अनुच्छेद 41। सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित करना दोस्तों। सूची 1 में संविधान के अनुच्छेद दिए गए, सूची 2 में उसके विषय दिए गए। तो अनुच्छेद 40 जो है वो ग्राम पंचायत के गठन से रिलेटेड है। अनुच्छेद 41 है काम करने का अधिकार। अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता। अनुच्छेद 48 है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो ये ऑप्शन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल है। तो मानव के दुर्व्यापार और बलात् श्रम का प्रतिषेध, मादक पेयों और स्वास्थ्य के हानिकार औषधियों प्रयोजनों से भिन्न उपयोग पर प्रतिषेध। तो केवल 2 सही है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में पुरुषों और महिलाओं द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन देने को बढ़ावा देने के लिए कोई उपबंध नहीं है। भारत के संविधान में पिछड़े वर्गों को परिभाषित नहीं किया गया। तो कौन सा कथन सही है। तो केवल 2। इनमें से कौन सा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है। तो सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा एक संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक तत्वों में नहीं जोड़ा गया। तो सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता। भारतीय कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है किसमें। तो संविधान के प्रस्तावना में और नीति निर्देशक तत्व दोनों में। भारतीय संविधान में प्रतिष्ठापित राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो भारतीय नागरिकों के लिए समान नागरिक सिविल संहिता को सुरक्षित करना, ग्राम पंचायतों को संगठित करना, ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना, सभी कर्मकारों के लिए यथोचित अवकाश तथा सांस्कृतिक अवसर सुरक्षित करना। तो निम्न कौन से गांधीवादी सिद्धांत है जो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में प्रतिबंधित होता है। तो केवल 2 और 3 यानी ग्राम पंचायतों को संगठित करना और ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहित करना। शराबबंदी संविधान की किस धारा में निर्देशित है। तो धारा 47। दोस्तों अब इस पार्ट में हम लोग मूल कर्तव्य के बारे में जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया। तो पूर्व सोवियत संघ। निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति ने नागरिकों के मूल कर्तव्य को 1976 में सम्मिलित करने की अनुशंसा की थी। स्वर्ण सिंह समिति। निम्नलिखित में से किस वर्ष संविधान में मूल कर्तव्यों को अंतर स्थापित किया गया। तो 1976 में। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदर्शों को किस नाम से जाना जाता है। मौलिक कर्तव्य। 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में नागरिकों के लिए कितने मौलिक कर्तव्य निश्चित किए गए। तो 10। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए। तो 1976 में। संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया। तो भाग 4 में। भाग 4 क। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की सूची में निम्नलिखित में से किस भाग के रूप में जोड़ी गई। तो 4। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई। तो अनुच्छेद 51A। वर्तमान में संविधान में कुल कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो 11।
कि संवैधानिक संशोधित अधिनियम द्वारा संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया। तो 42वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1976। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में सम्मिलित किए जाने का प्रयोजन है तो विनाशक एवं असंवैधानिक गतिविधियों को नियंत्रित करना। संविधान में उल्लिखित मौलिक कर्तव्य किसके लिए? तो सभी नागरिकों के लिए। मौलिक कर्तव्यों की अवहेलना करने वालों को दंड देने की व्यवस्था नहीं है। भारत का प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारत संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है? तो अनुच्छेद 48A। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? राज्य का आज्ञा पालन करना, कानून का आज्ञा पालन करना, समाज का आज्ञा पालन करना, करों की अदायगी। तो करों की अदायगी नहीं है मौलिक कर्तव्य। निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो धर्मनिरपेक्षता का पालन करना, संविधान का पालन करना है, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखना है। निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? तो हमारी मिलीजुली संस्कृति की समृद्ध विरासत को संरक्षित रखना है तथा महत्व प्रदान करना। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक कर्तव्य नहीं है? तो राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना। तो आम भाईचारे की भावना को जाहिर करना है, वैज्ञानिक संस्कार का विकास करना भी है, भारत की समृद्ध विरासत का संरक्षण करना ये भी है, लेकिन राष्ट्रीय उद्यमों का संरक्षण करना ये नहीं है। भारतीय संविधान में नागरिकों को मूल कर्तव्य के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। तो धर्मनिरपेक्षता को बढ़ावा देना। भारत के संविधान के अनुसार भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य निम्नलिखित में से क्या है? तो उपयुक्त सभी है, यानी कि राष्ट्रगान, ध्वज आदि का सम्मान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति का विकास करना, राष्ट्रीय एवं सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण एवं परिरक्षण करना, सभी है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद में भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्य शामिल है? तो अनुच्छेद 51 का। निम्नलिखित में से कौन सा कर्तव्य भारत नागरिकों के लिए के कर्तव्यों में से शामिल नहीं है? तो सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना, जबकि देश की सुरक्षा करना और आवश्यक होने पर देश सेवा के लिए प्रस्तुत होना, राष्ट्रीय पर्यावरण की सुरक्षा तथा इसमें सुधार करना और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा एवं हिंसा का परित्याग करना, ये सारे मौलिक कर्तव्यों में शामिल हैं। सत्तारूढ़ राजनीतिक दल का समर्थन करना ये नहीं है मौलिक कर्तव्यों में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरह का अपडेट जो विभिन्न एग्जाम हो जैसे SSC, बैंकिंग, डिफेंस, रेलवेज और स्टेट PCS एग्ज़ाम्स में बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, मैं आपके साथ साझा करता रहूँ। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।